स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GKGSY हर्ष पर। आज हम लोग जीडीपी के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या होती है हमारे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पीपीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आप लोगों से मैं पहले तो क्षमा चाहूँगा कि इतने समय से वीडियो नहीं आ पा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा बिजी हूँ, दूसरा ये भी है कि मैं जो खुद की प्रिपरेशन कर रहा हूँ RO की, तो उसमें भी लगा हुआ हूँ। इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। आज हम लेकिन सबसे पहले जीडीपी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीडीपी समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी घरेलू उत्पाद, और दूसरा रहता है नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो होता है आपका जो घरेलू उत्पाद होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें कहा गया है जो उत्पादन होगा इसमें देश की सीमाओं के भीतर होगा। ठीक है, यानी कोई भी कंपनी अगर उत्पादन कर रही है, अपने जैसे भारत देश है, भारत देश में किसी भी प्रकार का उत्पादन हो रहा है, किसी भी वस्तु का, सेवाओं का, ठीक है, तो इनका उत्पादन जो हो रहा है देश की सीमा के अगर अंदर होता है तो वो हो जाती है आपकी घरेलू उत्पाद हो जाता है। ठीक है, यानी भारत की जितनी भी सीमा क्षेत्र है, अंडमान निकोबार भी भारत की सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, ठीक है, जितनी भी भारत की समुद्री सीमा है, आपको पता है समुद्री सीमा के अंतर्गत आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, EEZ आता है, कंटिन्यूस जोन आता है, जिसे हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ये 3 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत भारत का जितना भी जल वाला क्षेत्र भी है और भूमि वाला क्षेत्र तो है ही, जितना भी लैंड से घिरा हुआ क्षेत्र है, जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है भारत का, वो सारा भी भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, चाहे खुद की अपने देश की कंपनी काम कर रही हो चाहे विदेश की कंपनी, तो जितना भी उत्पादन करेगी वो सारा घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। मैंने लिखा भी है कि इस पे उत्पादन देश की सीमाओं के भीतर होता है, चाहे वो देसी कंपनी करे या विदेशी कंपनी। मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, चाहे देसी कंपनी करे चाहे विदेशी कंपनी करे, बस देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग घरेलू उत्पाद। और दूसरे नंबर का होता है राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है, इसमें देश के नागरिकों द्वारा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन देखा जाता है, चाहे वह देश में हो चाहे विदेश में हो। मतलब अगर मैं भारत का नागरिक हूं, चाहे मैं भारत में किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं, ठीक है, मान लो आटा बना रहा हूं, मेरी आटा की चक्की है, मैं आटा बना रहा हूं, आटा बिक रहा है, मेरे पतंजलि का आटा बनाता हूं, मान लो कोई ऐसी कंपनी है पतंजलि या किसी आशीर्वाद कंपनी का मैं आटा बनाता हूं, तो अगर भारत में बना रहा हूं, भारत में मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं कोई भी, ठीक है, तब भी वो राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। अगर मैं विदेश में जाकर, ठीक है, विदेश में जाकर पैसा कमा रहा हूं, वो पैसा भारत भेज रहा हूं, तो भी वो राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन देखा जाता है राष्ट्रीय उत्पाद में, चाहे वो अपने देश में हो चाहे विदेश में। लेकिन घरेलू उत्पाद में क्या था, कह ही रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है घरेलू, मतलब अपने घर की सीमा में, मतलब अपने देश की सीमा के अंतर्गत जो जितना भी उत्पादन किया जाता है, चाहे वो देसी कंपनी करती है चाहे विदेशी कंपनी, वो घरेलू उत्पाद में आता है। और जो आपका राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसमें जो भारत का नागरिक होता है यानी देश का नागरिक, हम चूंकि भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं भारत बोल रहा हूँ, बाकी किसी भी देश, ठीक है, तो देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन देखा जाता है, चाहे वह उत्पादन देश में हो या विदेश में। अब हम लोग समझेंगे कि जीडीपी होता क्या है। आपने घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद समझ लिया होगा, इसके बाद हम जीडीपी समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होती है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म जैसे सभी को आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस का मतलब होता है शकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो तीनों चीजें हम अलग अलग देखेंगे। फिर वैसे तो इसमें 4 चीजें आपको समझनी है, सारा कंसेप्ट इसी पर है, इन चार चीजों पर। राजनीतिक सीमा यानी पॉलिटिकल बाउंड्री, एक होता है एक वर्ष, वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विस, अंतिम मूल्य यानी फाइनल कॉस्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्ट उत्पाद। तो सकल क्या मतलब, सकल का मतलब क्या होता है, सकल का मतलब टोटल, सकल का मतलब कितना, टोटल। और घरेलू मतलब घरेलू उत्पाद, यहाँ पर आपको दिख रहा है घरेलू उत्पाद, ये चीज आपको दिख गई है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने घरेलू उत्पाद के बारे में क्या बताया था कि देश के अंदर हुआ उत्पादन, चाहे वो विदेशी कंपनी करे चाहे देसी कंपनी करे, क्या कहलाता है, घरेलू उत्पाद। और बस इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, सकल, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो हमें उसके लिए 4 चीजें समझनी होगी। राजनीतिक सीमा, ठीक है, राजनीतिक सीमा क्या होती है किसी देश की, पहले भी समझाया था जब घरेलू उत्पाद बताया था। राजनीतिक सीमा मतलब भारत का जितने भी क्षेत्रों पर अपनी सीमा में अधिकार है, ठीक है, अपने एक लैंड वाला जितना एरिया है वो तो भारत के अंतर्गत आता ही है, ठीक है, जितने भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और समुद्री एरिया भी कुछ भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है।
आपको बता दिया था 3 क्षेत्र होते हैं समुद्री सीमा के, ठीक है। एक हाई सी भी होता है, लेकिन वहां पर सभी राष्ट्रों के समान अधिकार होते हैं। वो ज्योग्राफी का अलग चैप्टर होगा, वहां पर अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो होती है राजनीतिक सीमा, यानी किसी भी देश की सीमा, कितने राज्य हैं टोटल, उनसे बाहर नहीं। मान लो आप उत्तर प्रदेश से नेपाल लगा तो नेपाल में घुस गए, फिर वो राजनीतिक सीमा नहीं कहलाएगी देश की, ठीक है। इसके बाद वस्तु एवं सेवा समझिए, एक वर्ष तो आपको पता ही है। वस्तु एवं सेवा क्या होता है, गुड्स क्या होता है, वस्तु क्या होती है कि कोई भी चीज, ठीक है, अगर आप रुपए दे रहे हैं, कोई भी चीज आपको मिल रही है और उस चीज का आप लोग यूज कर पा रहे हो, किसी भी वस्तु का, ठीक है। आपने मान लो पैसे दिए, आपको खाने के लिए कुरकुरे दे दिए, आपने रुपए दिए, डेयरी मिल्क मिल गई, इन सबको क्या कर सकते हो, खा सकते हो आप। तो ऐसी ये क्या होती है, वस्तुएं होती हैं। लेकिन सेवाएं क्या होती हैं, सेवाएं यानी आपने पैसा तो दिया, लेकिन बदले में कुछ आपको ऐसा नहीं मिला कि आप खा सकें या उसका यूज कर सकें। मान लो आपने पैसे दे दिए 10 रुपए, ठीक है, तो 10 रुपए में ऐसा नहीं कि आपको लाइफ बॉय साबुन मिल जाए, लाइफ बॉय साबुन मिल जाएगा तो वस्तु में आ जाएगा। सेवा क्या होगी, सेवा होती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आप बस में यात्रा करने जाते हो, रुपए देते हो, आपको यात्रा करवाते हैं, ना कि बस का टायर दे देते हैं कि भाई लो बस का टायर और खा लो ये, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी सेवा मिल रही है। पुलिस क्या है, सेवा देती है। आप, हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूं, अगर हेयर सैलून में जाओगे, ब्यूटी पार्लर में जाओगे, पैसे दोगे, वहां पर पैसे देते हो, उसके बदले आपको क्या मिलती है, सर्विस मिलती है। कोई आपको ये नहीं कहता है कि लो आपने हमें 100 रुपए दिए हैं, पाउडर खा लो, मेकअप कर देगा आपका मेकअप। तो मेकअप क्या है, ये सर्विस है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, सर्विस हो जाती है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपकी टेलीकॉम कंपनी हो गई, आपका एयरपोर्ट्स हो गया, आपका रेलवे हो गया, ये सारी सर्विस है ना। रेलवे में भी क्या है, आप पैसे दोगे, ट्रेन आपको एक जगह से दूसरे का छोड़ देगी, ठीक है, यात्रा करा देगी, आपको ट्रेवलिंग करवाएगी। ये नहीं कि भाई पहिया दे दे या सीट दे दे कि सीट खा जाओ लोग खाने के लिए या घर ले जाओ। क्या दे रही है, सेवा दे रही है। तो वस्तु एवं सेवाएं आप लोग समझ गए। अंतिम मूल्य क्या होता है कि यही जो वस्तुएं एवं सेवाएं जितनी भी उत्पादित हो रही हैं देश में, इनका फाइनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कोई वस्तु मैं बना रहा हूं, मान लो मुझे पार्ले जी बिस्कुट बनाना है, तो पार्ले जी बिस्कुट डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले पार्ले जी बिस्कुट के लिए क्या करना पड़ता है, गेहूं होता है, गेहूं को पीसा जाता है, गेहूं के बाद आटा बनता है, आटा के बाद भाई फिर उसको आटा को पानी में मिलाया जाता है, फिर चीनी डाली जाती है, इत्यादि कई सारे प्रोसेस होके क्या बनता है, बिस्कुट बनता है, पार्ले जी बिस्कुट बनता है। उसके बाद वो आप लोगों को मिलता है। यानी इतना सब होने में जो अंतिम मूल्य खर्च होता है, बात समझ में आ रही है आपको, अंतिम मूल्य। मान लो गेहूं है, ये गेहूं है, पहले तो गेहूं पिसा होगा, इसका अलग से रुपए, मान लो 1 रुपए लग गया, ठीक है। गेहूं पिसा, आटा बना, ठीक है, आटा को भुना आपने, ऐसे ही कच्चे आटा को तो बनाया नहीं जाता, इसको सब साफ आप किया, भुना, इसको भी मान लो 2 रुपए लग गए, ठीक है। आटा को भुना, इसके बाद आपने शेप दिया इसको बिस्किट के लिए, ठीक है। इसमें आपने चीनी बीनी मिलाई, सब ऐड करके आपने फाइनली बिस्किट बनाया, इसमें भी आपके 2 रुपए लग गए। आपने प्लास्टिक की रैपिंग की उसमें, ठीक है, प्लास्टिक का आपने रैप कर दिया, लपेट दिया प्लास्टिक में, या फिर पॉलीथीन जो आती है जिसमें लपड़ा हुआ आता है, तो 1 रुपया इसमें लग गया। मान लो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, यानी बिस्कुट को, एक पार्ले जी बिस्कुट को बनाने में कितना रुपए लग गया, 6 रुपए। यानी लगभग मान लो 6 रुपए टोटल बना, यानी टोटल कॉस्ट कितनी रही पार्ले जी बिस्कुट की, 6 रुपए रही। तो वही अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, यही अंतिम मूल्य कहलाता है जीडीपी। अब जीडीपी की अगर हम परिभाषित करें एक सिंपल परिभाषा में, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा में, किसी भी देश की राजनीतिक सीमा में 1 वर्ष के अंदर होने वाला वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 1 वित्तीय वर्ष में होने वाले समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी जीडीपी किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत होता है, अंदर होता है, चाहे वो देसी कंपनी करे चाहे विदेशी कंपनी करे। आप इसे नोट डाउन कर सकते। अब देखिए जीडीपी को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैं आपसे कहूं जीडीपी, एक उदाहरण देता हूं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे भारत है, ठीक है, अपना देश है ये इंडिया, अपना देश है इंडिया। यहाँ पर कुछ देसी कंपनियां भी हैं, कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो मान लीजिए रिलायंस की, मान लो जो जियो है या रिलायंस कंपनी है, ये तो इंडियन है अपनी अंबानी जी की, ठीक है। रिलायंस है, ये रिलायंस कंपनी मान लो 200 रुपए का सामान बनाती है, ठीक है, 200 रुपए का एक साल में सामान बनाती है रिलायंस कंपनी। और मान लो सैमसंग है,
सैमसंग बनाती है 100 रुपए का, मान लो 100 रुपए के वो फोन बनाती है, 100 रुपए थोड़ा कम राशि हम लोग लेकर चलेंगे वरना कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, समझिए आप लोग। रिलायंस मान लो 200 रुपए का सामान बनाती है, सारा गुड्स एंड सर्विसेज रिलायंस 200 रुपए में देती है, मतलब 200 रुपए का कुल उत्पादित करती है यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में, और सैमसंग 100 रुपए, ठीक है। इसके बाद एक आदमी, ये तो भारत की सीमा के अंतर्गत हो रहा है ना, ये क्या है, भारत है पूरा देश, लेकिन एक व्यक्ति है, मान लो मैं अपने भाई का ही नाम लिख दे रहा हूँ, मान लो आशु है, ये एक व्यक्ति है, ये विदेश में दुबई में काम करता है, दुबई में है ये, आशु इन दुबई, आशु इन दुबई, मतलब ये दुबई में रह रहा है और वहां पर ये 100 रुपए कमाता है। अब ये व्यक्ति भी है, ये 100 रुपए कमाता है, तो पूछे जाए भाई इसकी जीडीपी कितनी होगी, हमारे देश की जीडीपी कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि जीडीपी जो होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें हम देश की सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है वो देखते हैं। तो हम जीडीपी की बात करेंगे, अगर हम जीडीपी की बात करें तो इस वाली यानी आशु जो दुबई में यानी विदेश में रहकर जो ये पैसा कमा रहा है, इसको नहीं जोड़ेंगे, बस इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अपनी भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो रिलायंस और सैमसंग कंपनी कमा रही है, ये कर रही है, ठीक है, ये जितना भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, जितना भी उत्पादन कर रही है, जितना भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो सारा जोड़ा जाएगा। तो रिलायंस का अगर हम लोग जोड़ें 200 और प्लस 100 तो जीडीपी टोटल कितनी हो जाएगी, 300 रुपए हो जाएगी। यानी जीडीपी में हम लोग देश की सीमा के अंदर किया गया उत्पादन जोड़ते हैं, ना कि देश की सीमा के बाहर। तो यानी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। अगर जीडीपी को आपको निकालना है तो जीडीपी का एक वैसे नॉर्मल सा है, आप सभी को पता होगा, ये तो प्राइस इंटू क्वांटिटी एक फॉर्मूला होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं कि हमारे देश भारत में एक वित्तीय वर्ष में कुल कितने पेन बनते हैं, कुल 10 पेन बनते हैं, मान लो कुल 10 पेन बनते हैं, आपसे कह दिया कुल 10 पेन बनते हैं, और हर एक पेन की कीमत कितनी है, हर एक पेन की कीमत मान लो 5 रुपए है, 5 रुपए। तो जीडीपी बताओ, तो जीडीपी क्या होगी, यानी हमारे एक वित्तीय वर्ष में कुल 10 पेन बनते हैं, हर एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो जीडीपी कितनी होगी। मतलब पेन अब कोई भी बनाए, कहां बन रहे हैं, हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, ये पेन हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, चाहे विदेशी कंपनी पेन बना रही हो, चाहे देसी कंपनी, चाहे भारत की, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हमें बस गुणा कर देना है 10 पेन, यानी ये तो क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितने पेन बन रहे हैं, 10 पेन बन रहे हैं, यानी क्वांटिटी हो गई 10, और प्राइस कितना है पेन का, हर एक पेन का प्राइस है 5 रुपए, हर एक पेन का प्राइस कितना है 5 रुपए, यानी जीडीपी हो जाएगी क्वांटिटी इंटू प्राइस या प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी 10 इंटू 5, यानी 50 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि देश की सीमा के अंतर्गत किया गया उत्पादन ही जीडीपी के अंतर्गत आता है। जीडीपी के अंतर्गत जो विदेश में रहकर जो व्यक्ति उत्पादन करता है या जो पैसा अर्न करता है वहां पर, वो नहीं जोड़ा जाता है। जैसे आशु है, दुबई में रह के 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन अगर ये भारत में भेजेगा तो ये आपका जीडीपी के अंतर्गत नहीं आएगा, एनडीपी के अंतर्गत आएगा। अभी हम लोग एनडीपी समझेंगे। आप लोगों को जीडीपी से पता चला होगा कि जीडीपी भाई किसी भी देश की अगर जीडीपी अच्छी होगी, कब अच्छी होगी, जब ज्यादा उत्पादन होगा। तो किसी भी देश में जब उत्पादन बहुत ज्यादा होगा तो उस देश की जीडीपी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों को पता है 1991 के आर्थिक सुधार के समय मनमोहन सिंह जी जब हमारे वित्त मंत्री थे और सरकार किनकी थी, पीवी नरसिम्हा राव की, उस समय आर्थिक संकट आया था और उन्होंने एलपीजी मॉडल लाया था, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को कहा गया कि भाई विदेशी कंपनियां भारत में आए और अपना व्यापार करें, इंडस्ट्रीज खोलें, उद्योग खोलें, जिससे भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी ने हमारे बहुत ही विशेष कार्य किया था, बहुत ही महान कार्य किया था। भले ही प्रधानमंत्री के रूप में ना किया हो उतना अच्छा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, और किसी भी पार्टी के हों वो, लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। तो आपको एलपीजी मॉडल सभी को पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी नीति मनमोहन सिंह जी लाए थे 1991 के समय। पूछा जाता है कि 1991 के आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के समय ही 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 आया था, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। आगे हम लोग समझते हैं एनडीपी, आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जीएनपी समझेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो जीडीपी है,
ठीक है, आप लोगों को बता दिया था पहले भी कि जीडीपी है, जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। अगर किसी भी देश में उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उस जिस देश की जीडीपी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो हमारी जीडीपी है वो 2.6 कुछ परसेंटेज है, 2.6 जो वर्तमान में है। और आपको पता होगा जीडीपी इंक्रीज हो चुकी है, अपना जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हुआ है, 13 पॉइंट कुछ परसेंटेज आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है, 13.6 है इतना, ये आपकी जीडीपी रेट इंक्रीज हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 2022 की। ठीक है, ये इंक्रीज हुई है। और आपको मैं बता दूं, हाल का करंट का क्वेश्चन है कि भारत ऐसी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है जिसने ब्रिटेन देश को पीछे छोड़ दिया और 5वें नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 6वें पे हुआ करता था। हालांकि कई बार ऐसा नहीं, अभी नहीं हुआ है, 1-2 बार और भी भारत 5वें पर पहुंचा है, फिर 6वें पर आ जाता है, फिर 5वें पर पहुंच जाता है। तो अभी भारत फिर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। जो अभी सबसे अच्छी इकोनॉमी है वो यूएस की है, अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी किसकी है, जो अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर चाइना है आपका। ठीक है, अपना भारत 5वें स्थान पर आ गया है और ब्रिटेन 6वें स्थान पर फिसल गया है। तो भारत 5वें नंबर पर आ गया है, आपको ये याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जीएनपी पढ़ें तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल का मतलब क्या होता है, कुल मौद्रिक मूल्य, बताया था आपको, टोटल मनी वैल्यू। टोटल मनी वैल्यू क्या होती है, सकल। राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय में देखो, जीएनपी में बस याद रखना, जीएनपी में हम लोग यहाँ पर दिख रहा है आपको नेशनल प्रोडक्ट, मैंने बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देश की सीमा के अंतर्गत देखा जाता है उत्पादन, चाहे विदेशी कंपनी करे चाहे देशी कंपनी। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद में भारतीयों के द्वारा, यानी भारतीय नागरिक चाहे देश में हो चाहे विदेश में, केवल वही धनराशि जोड़ी जाएगी जो भारतीय नागरिक कमा रहे होंगे। समझ रहे यार, जो भारतीय नागरिक ने जैसे कंपनी खोली, जैसे मैंने खोल दी कोई कंपनी, मान लो हर्ष कंपनी नाम से मैं कंपनी खोल देता हूँ, तो वो देश में है अपने, ठीक है, वो भी कमा रही है पैसा, या मैं बाहर विदेश में जाके कमाने लगूंगा, भारत में पैसा भेजने लगूं, तो वो भी किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जीएनपी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इसलिए इसमें विदेशी आय को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वस्तु एवं सेवा, उत्पाद क्या होता है भाई, प्रोडक्ट यानी वस्तु एवं सेवा, आपको समझाई दी है, वस्तु भी आपको बता दिया क्या होता है। यानी हम लोग जीएनपी देखें तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशी आय। यानी हम इसमें क्या करते हैं, फॉरेन इनकम को जोड़ देते हैं, फॉरेन इनकम। अब दोस्तों ध्यान से समझना, विदेशी आय होती क्या है, विदेशी आय तीन तरह से हम लोग विदेशी आय प्राप्त करते हैं। पहला नंबर आप लोग ध्यान से समझना, जो पहले नंबर का होता है प्रेषण, यानी इसको बोलते हैं रेमिटेंस। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, रेमिटेंस। तो पहले नंबर का होता है रेमिटेंस, मतलब प्रेषण, यानी भेजी गई रकम। यानी मान लो मैं हूं और मैं अमेरिका में जाकर पैसे कमा रहा हूं, और वो पैसा मैं कमा के अपने भारत देश में भेजता हूं, तो वो पैसा किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जीएनपी के अंतर्गत रखा जाएगा वो पैसा। ठीक है, यानी प्रेषण, रेमिटेंस मतलब भेजी गई रकम। यानी मैं अमेरिका में रह रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं अमेरिका में, और वो पैसा भेज कर रहा हूं भारत में, तो वो भारत की जीएनपी के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। बात समझ में आई। और दूसरी रहती है आपकी ऋण पर ब्याज। दूसरा क्या था, ऋण पर ब्याज, हिंदी में बोलते हैं इसको ऋण पर ब्याज, यानी लोन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, कुछ समय के लिए मान लीजिए, वैसे मोदी जी हैं, ठीक है, मैं भारत का प्रधानमंत्री, और मैं देता हूं नेपाल को, मैं क्या देता हूं, नेपाल जैसे छोटे देशों को मैं लोन दे देता हूं। मान लो बहुत छोटा है, जरूरत पड़ गई, आर्थिक समस्या है, मैं नेपाल को लोन देता हूं, ठीक है, कहता हूं कि आप लोन पर ये पैसा ले लीजिए, या उसको जरूरत है, नेपाल हमसे मांगने आता है, हमने लोन पर उसको पैसा दे दिया, तो जिस हमने मतलब ब्याज दे, ऋण पर ऋण दे दिया, उसको क्या दे दिया, ऋण, पैसे दे दिए, लोन दे दिया। अब जो वो ब्याज देगा हमें, ठीक है, तो ब्याज लौटाएगा, तो वो ब्याज भी किसमें जोड़ा जाएगा, आपकी फॉरेन इनकम में जोड़ा जाएगा, यानी आपका जीएनपी में आएगा वो, ठीक है, विदेशी आय के अंतर्गत आएगा। जैसे हमने नेपाल को पैसा दे दिया ब्याज पर, हमने कहा 8% ब्याज पर हम नेपाल को पैसा देते हैं, 1 लाख रुपए मान लो, ठीक है, तो नेपाल 8% ब्याज पर दिया हमने, यानी 8,000 रुपए हमें देगा, हर साल कितना देगा, 8,000 रुपए। तो वो 8,000 रुपए भी किसमें जोड़े जाएंगे, विदेशी आय में जोड़े जाएंगे, आपके फॉरेन इनकम में। यानी ऋण पर ब्याज क्या होता है, आप लोग समझ गए। मान लो अगर हम लोग लोन लेते हैं, मान लो भारत देश लोन लेता है अमेरिका से, और फिर हमें भी ब्याज देना होता है, तो वो भी ऐड किया जाता है।
ठीक है, कि हमने कितना ब्याज दिया है, ब्याज में कितने पैसे दे दिए, ये सारी चीजें इसमें जो ऐड होती हैं विदेशी आय, फॉरेन इनकम में। और तीसरी रहती है आपकी विदेशी अनुदान। ठीक है, तीसरा क्या रहता है आपका, विदेशी अनुदान रहता है। विदेशी अनुदान यानी रहता है फॉरेन ग्रांट। ये क्या रहता है दोस्तों, विदेशी अनुदान। विदेशी अनुदान मतलब होता है कि अगर आपको, यानी मान लो भारत देश है, ठीक है, भारत देश को अगर किसी भी अन्य देश से किसी भी प्रकार की ऐसी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिस पर ना तो हमें कर्जा देना पड़े, मतलब जिस पर ना तो हमें ब्याज देना पड़े और ना ही ऐसा मनी हमें वापस करना पड़े। मान लो अमेरिका हमें 1,00,000 रुपए देता है, तो 1,00,000 रुपए का ना तो हमें क्या देना पड़े, ब्याज देना पड़े, और ना ही उस पैसे को वापस करना पड़े। इसको बोलते हैं विदेशी अनुदान, मतलब दान में दे देना, सहायता कर देना। ठीक है, बिना ही आपके मतलब कर्जा पर नहीं देता है ऐसी राशि दान में दे देता है। जैसे भारत ने कोविड के दौरान कई देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, श्रीलंका को की थी, ठीक है, कई और भी देशों को किया था, मालदीव को किया था। तो ऐसे भारत को भी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी, तो सभी देशों ने एक दूसरे की की है। तो ये विदेशी अनुदान हो जाता है, फॉरेन ग्रांट हो जाता है। अगर हमारी कोई भी देश हमारी देश की सहायता करता है और विदेशी अनुदान यानी दान में कुछ पैसे देता है, ठीक है, फॉरेन ग्रांट के रूप में, तो वो भी विदेशी आय के रूप में सम्मिलित की जाती है। अगर हम लोग एक और फॉर्मूला देखें जीएनपी का, मैं इसको इरेज करूंगा। अगर हम लोग एक और फॉर्मूला देखें, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, एक ये फॉर्मूला होता है। अब सर एक्स क्या हो गया, वाई क्या हो गया, ये सोचने वाली चीज है कि एक्स क्या हो गया और वाई क्या हो गया। तो भाई एक्स जो होता है, एक्स मैं बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं, जीडीपी एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स रहता है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, जितने भी भारतीय नागरिक हैं और विदेश से आय हमें जो प्राप्त हो रही है, ठीक है, यानी भारतीय नागरिक हैं विदेश में रहकर हमें पैसा भेज रहे हैं, तो वो सारी क्या होती है, एक्स, उसको हम बोलते हैं एक्स, यानी भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से प्राप्त होने वाली आय, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से प्राप्त होने वाली आय। बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से जितनी भी आय प्राप्त होती है वो ऐड कर दी जाती है। तो समझा दिया था आपको अच्छे से। मान लो मैं हूँ दुबई में काम कर रहा हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ और 100 रुपये भारत में भेजता हूँ, 50 रुपये भारत में भेजता हूँ, तो वो जीएनपी के अंतर्गत काउंट होगी। लेकिन बाई इसमें से माइनस कर दिया जाता है। बाई क्या होती है, अब भारत में कुछ विदेशी कंपनियां भी होती हैं, ठीक है, जैसे बताया था विदेशी कंपनियां जुड़ रही थी जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में हट जाएंगी। ठीक है, मैंने बताया था कि सैमसंग कंपनी है दक्षिण कोरिया की, आप सभी को पता है, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग कंपनी। तो सैमसंग कंपनी भारत में रहकर मान लो फोन उत्पादन करती है, फोन बेचती है, यहाँ पे फोन का उत्पादन या फोन बेचती है, ठीक है, फोन बेच के टोटल 500 रुपए कमा लेती है, मान लो 500 रुपए, तो 500 रुपए घटा दिए जाएंगे। यानी जितने भी विदेशी कंपनियां हैं भारत में रहकर जितना भी पैसा कमा रही हैं वो ऐड नहीं किया जाएगा, किसमें, जीएनपी में, वो ऐड नहीं किया जाता। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कमाया गया धन, भारत में कमाया गया धन, क्योंकि भारत की बात कर रहा हूं, भारत में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, किसी भी अन्य देश भी लिख सकते हो वहां पर, कमाया गया धन। ये आप लोगों को अगर एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो फिर से मैं एक भारत ये इंडिया बना दिया मैंने, ये अपना देश बना दिया। यहां पर आपको पता है जियो की कंपनी, ठीक है, रिलायंस जियो, मान लो ये 100 रुपए कमाती है भारत में रहकर, 100 रुपए का प्रोडक्ट का उत्पादन करती है, 100 रुपए टोटल कमाती है एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में, ठीक है। और मान लो यहाँ पर दूसरी कंपनी हम लोग लिख देते हैं, आपकी हम लोग लिख देते हैं नोकिया, वैसे नोकिया खत्म हो गई, ठीक है, लगभग फिनलैंड की थी ये कंपनी, मान लो 50 रुपए ही कमा पाती है, नोकिया विदेशी कंपनी है, ठीक है। और एक मैं हूँ हर्ष नाम का लड़का, हर्ष, मैं कमा रहा हूँ 200 रुपए, मैं 200 रुपए कमा रहा हूँ कहाँ पर, अमेरिका में, मान लो मैं अमेरिका में रहकर कितना कमा रहा हूँ, 200 रुपए कमा रहा हूँ। तो फॉर्मूला से क्या बनता है, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। आपको बताया था जीडीपी कितनी होती है, पहले तो जीडीपी आपको निकाल लोगे, आप लोगों को पता है जीडीपी में सारा जोड़ देंगे, बस विदेशी आय नहीं जोड़ते हैं, जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं करते हैं, यानी जीडीपी हो जाएगी 100 और 50 150, जीडीपी हो गई 100, मतलब ये देसी कंपनी भी है और विदेशी कंपनी,
देसी और विदेशी, देसी और विदेशी कंपनी अपने देश के अंदर जितना भी पैसा कमा रही है वो हमने ऐड कर दिया, जीडीपी हो गई। इसके बाद एक्स, एक्स क्या होता है आपको बताया कि जो इंडियन कमा रहा है पैसा विदेश में रहकर, यानी जो हर्ष नाम का जो लड़का रह रहा है अमेरिका में, वो 200 रुपए कमा रहा है, मतलब 200 रुपए पूरा विदेश में भारत में भेज दे रहा है, तो 200 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे। और वाई क्या होता है, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कमाया गया धन। विदेशी कंपनी कितना कमा रही है, 50 रुपए, तो 50 रुपए माइनस कर देंगे। 200 में से 50 गया, ये तो भाई लगभग 150 और प्लस 150, तो कितनी आ गई, 300 आ गई। यानी जीएनपी आपकी कितनी आ गई है, जीएनपी आपको मिली 300। ये आप लोग जीएनपी समझ चुके हैं।